सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी और मैं HCSM फोर्थ एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ है इस एपिसोड को अपलोड करने में, मगर थोड़ा बहुत मैं प्री ऑक्यूपाइड था बीइंग डॉक्टर इन ऑफ फिजियोलॉजी, और बहुत सारे मेरे पहले से ही प्री ऑक्यूपाई रहता हूँ, बस इतना ही है। बट आपके लिए मैंने ये एपिसोड 4 शूट करा है, ACSM गाइडलाइंस और एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रिस्क्रिप्शन 9th एडिशन से। ध्यान रखिएगा 9th एडिशन जो चल रहा है, और चैप्टर 4 है उसमें। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिटनेस टेस्टिंग। फिटनेस टेस्टिंग एक तरह का साइंटिफिक डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लाइंट के बॉडी का परफॉर्मेंस पैरामीटर जान सकते हैं कि वो कैसा उसका बॉडी फंक्शन कर रहा है। वो मतलब कार्डियक रिहैब वाला है या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला है या फिर कोई एथलीट है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये टेस्टिंग हर क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज्ड होगा। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करने में जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हर एक क्लाइंट का तो पर्सनलाइज्ड होता है ना, तो उसको डिज़ाइन करने में ये मदद करता है, स्पेशली अगर क्लाइंट सेडेंटरी हो, एथलीट हो या फिर क्लिनिकल पेशेंट को। तो इसमें बहुत सारे कोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देखना पड़ता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ देखना पड़ता है, एंड्योरेंस देखनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ती है, और बॉडी कॉम्पोजिशन देखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं फिटनेस टेस्टिंग? फिटनेस टेस्टिंग करने से हमारे को क्या पता चल जाता है कि बेस लाइन उसका फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है। बेस लाइन फिजियोलॉजिकल स्टेटस में आप चेक करेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि VO2 मैक्स क्या हो सकता है, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बताया एंड्योरेंस क्या हो सकती है, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। ये सारे बेसलाइन फिजियोलॉजिकल स्टेटस पता चल चुका है। तो आपको मालूम होगा ना कि 1 महीने के बाद क्लाइंट ने कितना प्रोग्रेस करा, VO2 मैक्स उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर दूसरा है क्लासीफाई द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फिटनेस लेवल्स यूजिंग नॉर्मेटिव डाटा। नॉर्मेटिव डाटा मतलब वो डाटा जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट को स्टेंट लगा हुआ है या फिर क्लाइंट को ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, तो वो आपने उसको हाई रिस्क में डाल दिया। आपने उसको बताया कि ऐसे क्लाइंट्स जिनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है तो वो हाई रिस्क वाले हो जाएंगे, और एक ऐसा क्लाइंट है जो कि 20 साल का है और शायद मॉडलिंग वगैरह में जाना चाहता है, तो वो थोड़ा सा लोअर रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में आएगा। तो उसके हिसाब से आपको फिटनेस टेस्टिंग में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आपको एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन तैयार करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, उसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करे और एक अपना एंड बेटर रिजल्ट लेकर के आ पाए। ध्यान रखिएगा, आप एक ट्रेनर से ज़्यादा एक कोच हैं, तो आपको भी एक कोच की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। आपको उसको प्रिस्क्रिप्शन देना भी पड़ेगा, आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको करना पड़ेगा प्रोग्रेस को फॉलोअप। प्रोग्रेस का फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्लाइंट ने बेंच प्रेस लगाया, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है बेंच प्रेस लगाया किसी क्लाइंट ने। पहला 10 सेट्स लगाए, 15 रेपिटेशंस किए। पहला 10 के वज़न से 15 रेपिटेशन करे, फिर 12.5 के वज़न से 12 रेपिटेशन करे, फिर 15 के वज़न से 10 रेपिटेशन करे। तो अगले हफ्ते वो शायद रेपिटेशंस बढ़ा ले, या फिर अपना वज़न बढ़ा, ये डंबल्स का साइज़ बढ़ा ले। तो ये हमें फॉलोअप से पता चलेगा, और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है एज अ कोच। ये आप वहाँ पर ये सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो। क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो इतने सारे कुछ चीज़ों को ट्रैक करता है। हाउएवर कुछ क्लाइंट्स बहुत वो होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। बट आपको क्लाइंट्स के भरोसे नहीं रखना। क्लाइंट्स को सिर्फ रिजल्ट देने के लिए आपको आतुर होना चाहिए, ना कि उनसे ज़्यादा काम करवाने के लिए। एड इन द मेडिकल रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, और जिससे क्लाइंट्स का पता चल जाता है कि इसको रेफरल की ज़रूरत है नहीं है। और एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्लिनिकल गोल सेटिंग, जैसे कि कार्डियक रिहैब वाले पेशेंट है या फिर किसी का टारगेट VO2 मैक्स वाला वैल्यूज़ है, तो उसको आपने एक गोल भी डाल दिया हुआ है कि क्लिनिकल गोल, अगर उसका BP, पेशेंट का BP 140 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है, तो आपने 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको उसका जो सिस्टोलिक BP है आपने 120 तक ला दिया। तो ये सारे क्लिनिकल गोल सेटिंग्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। प्री टेस्टिंग प्रोटोकॉल हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है, चैप्टर 3 में। तो पहले मैं वापस से रिवाइज़ कर देता हूँ कि 3 घंटे तक टेस्टिंग के कोई खाना नहीं खाना है। कैफ़ीन, अल्कोहल, निकोटीन तो 24 घंटे तक नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट मेडिकेशन सारे बीटा ब्लॉकर्स को बताना है, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम कर देता है। तो बीटा ब्लॉकर अगर वो खाता है पेशेंट तो वो बताना है। बीटा ब्लॉकर उसमें भी मिलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है मेटोप्रोलॉल, ये यूज़ होता है। वो ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कफ सिरप वगैरह हो गया, तो वो भी उसको उसको भी देखना है कि वो ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहा है कि नहीं।
क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर्स की वजह से एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मतलब जिसमें पोटेशियम कम हो जा रहा है। तो ये मसल के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स अगर वो खा रहा है, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल खा रहा है, फिर कोई कफ सिरप पी रहा है, तो वो आपको बताएगा। स्टेरॉइड्स खा रहा है कि नहीं, इंसुलिन खा रहा है कि नहीं। इंसुलिन से आपको पता है कि अगर इंसुलिन लेकर के वो बिना कुछ खाए पिए आ गया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा और वहीं पे क्लाइंट फेंट कर जाएगा और आप सू कर दिए जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्री टेस्ट प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। इंश्योर कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड हाइड्रेशन स्टेटस। यहाँ पे मैंने क्लिनिकल नोट में भी लेके रखा हुआ है कि बीटा ब्लोकर्स ब्लंट द हार्ट रेट रिस्पॉन्स कंसिडर्ड परसीव्ड एक्सर्शन मॉनिटरिंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हार्ट रेट को ये कम कर देता है बीटा ब्लॉकर, तो इसकी वजह से आपको उसी हिसाब से एक्सर्शन करवाना है, उसी हिसाब से एक्सरसाइज करवानी है कि हार्ट ज़्यादा पंप नहीं करने वाला। यहाँ से हम लोग आते हैं टेस्ट का इन्वायरमेंट। टेस्ट का इन्वायरमेंट रूम का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री होता है, तो उसको कहते हैं थर्मो न्यूट्रल एक इन्वायरमेंट है। शांत और एंग्जाइटी फ्री वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब क्वाइट होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। सारे इक्विप्ड जो जैसे कि बीपी मॉनिटर होगा, ट्रेडमिल हो गया, साइकिल अर्गोमीटर हो गया, कैलिपर्स हो गए, वो सबको कैलिब्रेट कर दिया आपने। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने पहला बार ही बीपी मशीन खोला और क्लाइंट पे टेस्ट कर दिया। तो हो सकता है कि बीपी मशीन थोड़ा सा एब्सर्ड सी रीडिंग दिखा दे। तो कैलिब्रेशन का मतलब है कि आपने पहले से उसको टेस्ट कर रखा हुआ है बीबी मशीन को, और वो सही वैल्यूज़ ही दिखाएगी, सही रीडिंग ही दिखाएगी। इसका मतलब है कैलिब्रेशन है। तो टेस्ट का इन्वायरमेंट हो गया। अब आते हैं कि टेस्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जो ACSM रिकमेंड करता है वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है रेस्टिंग वाइटल्स। रेस्टिंग वाइटल्स में होता है हार्ट रेट कितना चल रहा है, नॉर्मल होना चाहिए 60 to 100 पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसके बहुत सारे गाइडलाइन हैं, ठीक है। आप इससे इतना याद रखिए कि 120 या 100 सिस्टोलिक से ऊपर और 120 के बीच में नॉर्मल मानते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 140 आते आते हाइपरटेंशन ग्रेड 1 कहलाना शुरू कर जाता है ये, ठीक है। हाइट भी आपको पेशेंट की देखनी है या फिर क्लाइंट की देखनी है। वेट भी चेक करना है जिसकी वजह से BMI आपको पता हो। बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी मास इंडेक्स चेक करना है, ठीक है। BMI मैंने बताया कि हाइट और वेट की वजह से होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है फॉर्मूला वेट इन केजीज। थोड़ा सा मुझे ना पेंसिल को पतला कर लेना चाहिए। वेट इन केजीज और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है और 170 सेंटीमीटर का है तो 1.7 इंटू 1.7 हो जाएगा। 170 सेंटीमीटर यानी कि 1.7 मीटर। तो इसका वैल्यू जितना भी आएगा वो हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। स्किन फोल्ड्स आ रहे हैं कि नहीं पेशेंट को, ये हाँ क्लाइंट को ये भी देखना है। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, जो अक्सर लोग बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस नहीं बोलते, वो क्या कहने लग जाते हैं, सर BCA कराना है। BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, वो एक कंपनी भी है, मैं भूल गया उस कंपनी का नाम, मैंने लास्ट लेक्चर में नाम बताया था। तो बेसिकली वो इसी मैकेनिज़्म पे काम करता है। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी मसल परसेंटेज, वो इसीलिए बता पाता है क्योंकि वो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस पे काम कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में आपको चेक करना है कि VO2 मैक्स कितना है और सब मैक्स टेस्ट कितने हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब होता है वहाँ पे 1 रेपिटेशन मैक्सिमम चेक करना है आपको, 1 RM। पुशअप्स कितना लगा सकता है वो चेक करना है। सिटअप्स कितना लगा सकता है क्लाइंट वो चेक करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच, शोल्डर रीच, ये टेस्ट कराना है आपको। तो इसको याद रखने का एक निमोनिक है RBC मसल फटीग, ठीक है। RBC का मतलब हो जाएगा रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब रेस्टिंग मेजरमेंट्स चेक करना है। B का मतलब बॉडी कंपोजिशन चेक करना है। C का मतलब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चेक करना है। M का मतलब होता है मसल का स्ट्रेंथ चेक करना है। F का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है। तो RBC MF यही ऑर्डर होना चाहिए कभी भी। ACSM यही रिकमेंडेड टेस्ट सीक्वेंस पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देखेंगे तो ये यहाँ पे जितने फार्मूलेज होंगे, आपको फार्मूला तो याद नहीं रखना है पूरा यूँ का यूँ, मगर आपको पता होना चाहिए कुछ फार्मूलाज का नाम क्या है।
तो सबसे पहले आप ये देखो VO2 max मैंने बताया था मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, कितना लीटर आप ऑक्सीजन लेते हो 1 मिनट में, वो होता है VO2 max ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ये एरोबिक फिटनेस का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो एक इसको नापने का फॉर्मूला होता है रॉकपॉट वॉक टेस्ट। इसमें VO2 max का जो VO2 max का यूनिट भी वो पूछते हैं कि मिलीलीटर पर केजी पर मिनट होता है, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। यहाँ पे ये फार्मूला है 132 माइनस 853 0.07 इंटू वेट इन पाउंड्स, याद रखेंगे। ठीक है, ज़ीरो माइनस लगता है, फिर 0.38 इंटू एज, फिर प्लस 6.315 इंटू जेंडर, और जेंडर अगर मेल है तो वो 1 वहाँ पे लिखेंगे, और 0 है तो फीमेल वहाँ पे लिखेंगे, और फिर माइनस 3.2649 टाइम, एंड टाइम इन मिनट्स, आपने कितना देर उस पर उसको काम कराया वो, और उसका हार्ट रेट कितना चला, उससे यहाँ पे माइनस करके आएगा फार्मूला। तो फार्मूला आपको पूरा अच्छे तरीके से आप नहीं भी रटते हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला जिसका नाम है रॉकपॉट वॉक टेस्ट, वो VO2 max को एसेस करने में काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक 45 ईयर फीमेल है जो कि 1 मील वॉक करती है 15 मिनट में। हार्ट रेट उसका 140 बीट्स पर मिनट है। वेट है उनका 150 LBS यानी कि पाउंड्स। और तो फिर उनका VO2 max इतना होगा 28.5, बहुत ही बिलो एवरेज है। तो क्लिनिकल रेलिवेंस में इसका समझने का ये है कि सब मैक्स टेस्ट शुड सेफ़र फॉर ओल्डर अनट्रेंड एंड हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। आपको पता चल चुका है कि ये VO2 max उनका 28 है, तो आप उनको ना जो भी टेस्ट होगे वो सब मैक्स पे ही होगा, यानी कि आप उसको डायरेक्टली मैक्सिमम अगर 28.5 पे काम कर रही हैं वो, तो आप उनको ऐसा एक्सरसाइज नहीं दोगे जो कि 28.5 को टच कर जाए। आप 25 वाला 20 वाला VO2 max को ही पे ही उनको ट्रेन करोगे, जो कि ओल्डर हैं, जो अनट्रेंड है और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का को कैसे चेक करते हैं? स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय 1 माइनस RM, यानी कि मैक्सिमम वेट लिफ्टेड वंस, मतलब एक जो रेप मैक्सिमम जिसको कहते हैं। RM का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन मैक्सिमम। तो रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होता है कि जो एक ही बार उठाया जा सके, वो रेपिटेशन मैक्सिमम कहलाता है। तो एक फार्मूला होता है इसका, प्रोनाउंसिएशन आप ही देख लो यार कि क्या है प्रोनाउंसिएशन। मैं तो इंडियन हूँ तो मैं इसको, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कोई चीज़ साइलेंट है कि नहीं है, बट ब्रैस्की फार्मूला में बताता है 1 माइनस RM। इसका फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाई 1.02 माइनस 0.02 इंटू रेप्स। और एंड्योरेंस इज इवेलुएटेड यूजिंग मैक्स पुशअप्स सिटअप्स इन 1 मिनट। आपको किसी का एंड्योरेंस चेक करना है, तो एंडोरेंस चेक करना है तो आप उसका मैक्सिमम पुशअप्स और सिटअप्स देख सकते हो 1 मिनट में उसने कितना करा, तो उससे आपका एंडोरेंस पता चल चुका है। लेकिन स्ट्रेंथ अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए फार्मूला लगेगा ब्रास्की फार्मूला 1 माइनस RM का, और वेट, और ये डिवीजन में जो भी फार्मूला चल रहा है ये। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा। VO2 max का भले ही फार्मूला आप याद ना रखो क्योंकि वो मशीन से चेक हो जाता है, लेकिन ये वाला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। जैसे क्लाइंट 60 kgs फॉर 8 reps, एस्टिमेटेड RM हो जाएगा 74 kg, और मतलब 8 रेपिटेशन अगर वो 60 से लगाता है तो एस्टिमेटेड RM होगा उसका 74 kg। ये बता सकते हो आप खुद के लिए भी टेस्ट कर सकते हो कि आपका रेपिटेशन मैक्सिमम कितना आ सकता है। रीटेस्ट 4 to 6 वीक्स टू एडजस्ट प्रोग्राम लोड। तो यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग कैसे होती है? फ्लेक्सिबिलिटी की टेस्टिंग करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट करोगे आप। सिट एंड रीच टेस्ट से हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक का पता चल जाता है। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ओवरहेड रीच टेस्ट, और एक टेस्ट का नाम है जिसका नाम है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। योगा क्लाइंट ने 25 सेंटीमीटर तक, एक योगा क्लाइंट ने 25 सेंटीमीटर तक टच किया सिट एंड रिच में, तो एक्सेलेंट फ्लेक्सिबिलिटी है।
ये 8 नंबर दे देते हैं इसको। 9 नंबर चेक कर, हेडिंग में आएगा बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे चेक करेंगे सर? तो वो BMI से होता है। BMI का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया। और एक चीज़ होता है BIA, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस से हो सकता है, यानी कि उसमें फैट का परसेंटेज हो जाएगा बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। इससे बॉडी फैट परसेंटेज पता चल जाता है, लीन मास पता चल जाता है। एक होता है स्किन फोल्ड के कैलिपर्स भी होते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर्स, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एक फार्मूला होता है जैक्सन पुलॉक मेथड से पता चल जाता है कि बॉडी फैट परसेंटेज कितना होगा, अगर स्किन फोल्ड आपको पता है तो। जैसे क्लाइंट ने एग्जांपल बताता हूँ, क्लाइंट 3 महीने में वेट मेंटेन कर लिया, लेकिन फ़ैट का जो परसेंटेज है 34 से 28 आया, यानी कि मसल गेन हुआ है और फैट का लॉस हुआ है। इसको क्या कहते हैं? बॉडी रिकम्पोजिशन। प्लीज़ आप मेरे साथ इस चीज़ को लिखते रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। एक इसके बाद का हेडिंग है, 10th वाली हेडिंग है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट को तो चेक करेंगे हम रेडियल आर्टरी पे, बीपी को हम लोग सिटिंग पोस्चर में चेक करेंगे, सिटिंग पोस्चर में। आर्म जो होगा वो हार्ट के लेवल पे होगा, जो हाथ होगा वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। अगर बीपी जो है 140/90 होगा तो विगरस टेस्टिंग से पहले डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कराना है। इसके बाद देखते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या है सर? नॉर्मेटिव टैबलेट्स यूज़ करके फ़िटनेस लेवल को डिफ़ाइन करना पड़ता है हमें। जैसे कि अगर एक नॉर्मेटिव टेबल्स, जैसे आपने बताया कि एक्सेलेंट कर सकते हैं, गुड डाल दिया, एवरेज डाल दिया, पुअर डाल दिया। तो VO2 मैक्स अगर किसी का 25 है तो पुअर में डाल दिया, किसी का एवरेज है 35 है तो एवरेज में डाल दिया, गुड है 45 में, एक्सेलेंट 55 में डाल दिया। तो ये नॉर्मेटिव डेटा है, इसका मतलब कोई सब्जेक्टिव बेसिस नहीं है। मतलब आपके लिए जो गुड था मेरे लिए शायद वो एक्सेलेंट हो। तो ये नॉर्मेटिव टेबल से उसको कहते हैं। तो नॉर्मेटिव टेबल से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपने कैसे देखा। एक होता है स्मार्ट गोल्स बनाना पड़ेगा ताकि करंट स्टेटस पता चल सके। ये मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स अगर लो आया तो आपने फैट लॉस प्रोग्राम डिज़ाइन कराया विथ वॉकिंग इंटरवल्स। इंटरप्रिटेशन में VO2 मैक्स लो था या फिर पुअर था, तो आपने बताया कि वॉकिंग इंटरवल्स के साथ साथ फैट लॉस कराना है, तो वॉकिंग इंटरवल्स आपने डालना है। कब हमें टेस्ट नहीं कराना चाहिए? टेस्ट नहीं करवाने के इंडिकेशंस क्या होंगे? चेस्ट पेन अगर हो रहा है क्लाइंट को, इसको कहते हैं टेस्ट नहीं करवाना, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कब नहीं करना है हमें क्लाइंट का टेस्ट? जब उसको चेस्ट पेन हो रहा है, डिजीनेस है, या फिर वॉमिटिंग है, बीपी उसका ड्रॉप कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर क्लाइंट खुद ही बोल दे रुकने को, क्लाइंट सेज स्टॉप, तो फिर हमें टेस्ट नहीं कराना है। तो समरी यही है कि फ़िटनेस टेस्टिंग एक स्ट्रक्चर साइंटिफिक अप्रोच है जिससे आप अपने क्लाइंट्स की फिजियोलॉजी को एक्यूरेटली एसेस कर पाते हो। इस एपिसोड के बाद आप क्लाइंट्स के फिटनेस लेवल्स, मेडिकल रिस्क और एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन को क्लियरली प्लान कर सकते हो। सो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। एपिसोड 5 के साथ मैं तुरंत ही हाजिर हूँगा।